नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज पहली खबर में बात होगी हाथरस की। एक सत्संग जिसमें करीब 121 लोगों की मौत हो जाती है और बाबा फरार हो जाता है, लेकिन उनके भक्त हैं जो उनके बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन पाते। अंधभक्ति कहें या पार प्रेम, जो मौत को परमात्मा की इच्छा बता रहे हैं बजाय की गलती ढूंढने के। दूसरी खबर में आपको स्वयंभू बाबा भोले बाबा का विस्तार से विश्लेषण बताएंगे कि कैसे एक सूट पैंट टाई वाला सूरजपाल सिंह खुद को नारायण का अवतार बताने लगा और कैसे भक्त सूरजपाल से प्रभावित होकर उसे भोले बाबा कहने लगे। अगली खबर में बात होगी प्रधानमंत्री के भाषण की। आज पहली बार पीएम मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी और विपक्ष को जमकर घेरा। इतना कि विपक्ष ने पीएम को सुनने के बजाय सदन से वॉकआउट ही कर दिया। मणिपुर के अलावा पेपर लीक पर पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे विस्तार से। चौथी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की। ताजा बजट युवाओं के लिए क्या सौगात लाया है, आज हम आपको इसे विस्तार से बताएंगे। और आखिर में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां पर महादेव ऐप पर पुलिस की सख्ती जारी है और आज दुर्ग पुलिस ने एक छापेमारी में 80 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। हाथरस में हुए हादसे ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि हमारे देश में कब तक लोग आस्था और अंधविश्वास की बलि चढ़ते रहेंगे। सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, मगर बाबा के भक्त इसे भी बाबा की लीला बता रहे हैं। अपने लोगों की जान गंवाने के बाद भी लोग मान ही नहीं रहे कि बाबा और सत्संग के आयोजक 122 मौतों के जिम्मेदार हैं। देखिए ये अंधश्रद्धा कैसे बाबा के भक्तों पर सर चढ़कर बोलती है। हाथरस से मौके से भेजी गई हमारे संवाददाता अमृत तिवारी की ये रिपोर्ट। स्वयंभू भोले बाबा का शहर, एक सभा जिसमें अंधविश्वास का कहर। बेटी गुजर गई है, फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है। इसी सरकारी विभाग से रिटायर होकर के इसने ढोंग बना करके जनता को बेवकूफ बनाया। लखनऊ से फरमान आया है कि इसकी जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बाबा जिनसे हर कोई चमत्कार की आस रखता है, चमत्कार जिसकी दरकार हर किसी को होती है। इन्हें भी स्वयंभू भोले बाबा से चमत्कार की आस थी, लेकिन वो आस आंसुओं की वजह बन गई। छोटा सा बच्चा देखिए, अभी इसने दुनिया भी नहीं देखी है, इसको अभी देखना बाकी था। इसे अपने स्कूल जाना था, दोस्त बनाने थे, बहुत सारे रिश्ते निभाने थे, उनको जीना था। हाथरस सत्संग हादसे के बाद एक बार फिर बाबा के मायाजाल और अंधविश्वास से आक्रांत जनता की दर्दनाक कहानी आज दुनिया के सामने है, जिसे आप सुनेंगे तो खुद को जोड़ पाएंगे और शायद इनमें खुद को खोजने भी लगे। एक सत्संग के बाद शहर में मौत का मातम पसरा है। एक सत्संग जो सैकड़ों से ज्यादा मौत की आपदा लेकर आता है, उस पर आखिर लोगों को इतना विश्वास क्यों? सवाल इसीलिए क्योंकि जिस माँ ने अपनी बेटी को खोया, वो आज इस हादसे में उसे शहीद मान रही है, बजाय बाबा को भीड़ जोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराने के। घर से भी कोई यहाँ पे बेटी है, गुजर गई हूँ? हाँ मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से चली बेटी गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी, इससे ज्यादा बड़ा मुझे कुछ नहीं है। आसपास हमें दो मत नजर आए, एक वो जो बाबा के विश्वास में आज भी लीन है, तो दूसरा वो जो अपनों को खोने के बाद आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाने को तैयार है। ये बाबा कुछ नहीं है, ये किसी सरकारी विभाग से रिटायर होकर के इसने ढोंग बना करके जनता को बेवकूफ बनाया। घर पर वालों गांव में मैंने भी समझाया कि इसके चक्कर में क्यों पड़े, मैंने माँ पिता की सेवा करो। मैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। ना किसी की पूजा करती हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना मंदिर में, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ बाबा साहब को मानती हूँ मैं। बाबा का दावा हाथरस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। वो कहते हैं कि उनका सीधा परमात्मा से कनेक्शन है। वो धरती पर ईश्वर का चौकीदार है, उसका कोई गुरु नहीं है, इसीलिए उसने खुद को स्वयंभू घोषित कर लिया।
और जनता के बीच ये प्रचारित कर दिया कि वो किसी का भी दुख दूर कर सकता है। फिर क्या था? कोई नौकरी, कोई संतान, कोई संपत्ति की चाह में दुनियादारी की समझ से दूर बाबा के चरणों की धूल बनने को तैयार हो गया। ये समय आज ऐसी बनी गई है, उन्हें बहुत बहुत दूर तक कर आए हम बाबा प्रभु को का नाम है सत्संग, पर कोई ऐसी बात घटना नहीं हुई। एक पिता अस्पताल के बाहर अपने मासूम की मृत्यु का दुख जता रहा था। बात करने पर पता चला वो मासूम का पोस्टमार्टम नहीं चाहता। छोटा बच्चा है, उसके लिए हम ये चाह रहे थे उसका पोस्टमार्टम नहीं हो। हम उस बच्चे को जैसी हालात में अब है ना, ऐसे घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पोस्टमार्टम न कराने के पीछे कुछ और भावना थी। उसका कहना है वो बच्चा चला गया, उसे बाबा ने बुला लिया। बच्चा चला गया, लेकिन वो बाबा ने थोड़ी ना बुलाया था। वो गए थे, वो चले गए, समय गलत आ गया बस। कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अभी भी एक उनके अंदर जो आस्था है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, अपनी आस्था को लेकर कुछ गलत नहीं सुनना चाहते हैं। किसी की बेटी चली गई है, किसी का छोटा बच्चा चला गया है, लेकिन वो फिर भी जिस बाबा के चलते हादसा हुआ उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, हाथरस। और ये अंधश्रद्धा भी गजब है। सत्संग सुनने आए 122 लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में चले गए और सैकड़ों मौतों का गुनहगार भोले बाबा मौके से ही फरार हो गया। पुलिस कह रही है कि बाबा की तलाश जारी है, मगर बाबा से जुड़े लोगों का दावा है कि बाबा अपने मैनपुरी के आश्रम में ही छिपा बैठा है। अब पुलिस किसी तरह से लोगों के गुस्से से बचाते हुए उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है, मगर सवाल वही है कि कब तक कथा करने वाले ढोंगी बाबा लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे और हम उन्हें बाबा कहते रहेंगे। हाथरस की भगदड़ जिस भोले बाबा के सत्संग में हुई थी, उस बाबा की दुनिया बड़ी रहस्यमयी है। पुलिस सेवा से अलग होने के बाद बाबा बने सूरजपाल आम बाबा जैसा गेरुआ और भगवा वस्त्र नहीं बल्कि डिजाइनर कपड़े पहनता है और किसी आश्रम नहीं बल्कि आलीशान मकान में रहता है। उसके मानने वाले आम भक्तों के साथ साथ बड़े बड़े नेता अभिनेता भी हैं। देखिए भोले बाबा की बाबागिरी की ये कहानी। एक 121 से ज्यादा मौतें, ये हमारे और आपके लिए मात्र संख्या है, लेकिन रोते बिलखते लोगों के लिए ये आंकड़ा नहीं बल्कि उनकी दुनिया थी, जो एक सत्संग के बाद मानो उजड़ गई हो। इस हादसे के बाद से सभी की जुबान पर सवाल बस एक ही है कि आखिर ये भोले बाबा हैं कौन, कहां से आए और लोगों को इनसे इतनी आस्था क्यों है। तो कहानी शुरू होती है सूरजपाल सिंह की। इनका असली नाम सूरजपाल सिंह है, जो खुद को नारायण सरकार विश्वास हरि उर्फ भोले बाबा पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में रहने वाले बाबा पहले एक पुलिसकर्मी हुआ करते थे। बाबा का नाम सुनते ही आप एक सात्विक व्यक्तित्व के बारे में सोचते होंगे, लेकिन नारायण सरकार का पहनावा किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। प्रोफेशनल ब्लेजर, डिजाइनर पैंट, टाई के साथ बाबा प्रवचन देने आते हैं। इसके लिए बाबा ने कई डिजाइनर से टाई अप भी करके रखा है। बाबा की प्रोफाइल निकालते समय जब हमने उनका इतिहास जानना चाहा, तो हाथ लगे कई काले चिट्ठे, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बाबा खुद को नारायण का अवतार बताते हैं। कहते हैं कि उनके आश्रम का पानी पीने से बीमारी दूर हो जाती है। वो आश्रमों की फ्रेंचाइजी भी बांटते फिरते हैं। उनके आश्रम में फोन ले जाना मना है। उनके सत्संग में बैठी हर महिला बाबा की मामी कहलाती है। 1997 में यौन शोषण के आरोप में बाबा को जेल तक हो चुकी है। अब जरा हम आपको सुनाते हैं कि बाबा असल में अपने सत्संग के दौरान कहते क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए
जय जयकार हो। आप ये भी जान लीजिए कि बाबा के सुरक्षा के लिए कई महिला ब्रिगेड तैनात रहती हैं और सुरक्षा कर्मियों के लिए खास ड्रेस कोड भी तय है। इतना ही नहीं, ये वो बाबा हैं जो कोरोना तक को नहीं मानते, क्योंकि साल 2021 में जब कोरोना दुनिया में कहर बरपा रहा था, तब बाबा नियमों को ताक पर रखते हुए फर्रुखाबाद में हजारों भक्तों को सत्संग का पाठ पढ़ा रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अज्ञानी ही बाबा के भक्त हैं, तो फिर आप इस तस्वीर को भी देखिए। 3 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बाबा की जय जयकार की थी। जब आज उनसे सवाल पूछा गया कि इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के नेता होने के नाते क्या वो बाबा की जिम्मेदारी की मांग करते हैं, तो उल्टा उन्होंने योगी सरकार पर ही तंज कस दिया। मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। ये सब आपके होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आप इस वीडियो को देखिए। ये आलीशान घर उसी बाबा का है जिसे सुनने के लिए दूर दराज से गरीब आते हैं। वही बाबा जिनके सत्संग में मौत का मातम पसर जाता है। वही बाबा जो अपने भक्तों को रोता बिलखता छोड़ जाता है। सफेद रंग से चमचमाते घर का मालिक और भक्तों के भोले बाबा आज फरार हैं। अब पुलिस खुद को परमात्मा बताने वाले बाबा की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर परमात्मा के नाम पर भोली जनता को ठगने वाले ऐसे बाबा लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। इन सब लोगों के बारे में ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि बाहर के अंधेरे का झूठा डर दिखाकर अपना धंधा चलाने वाला या तो टॉर्च बेचने वाला होता है या फिर कोई ढोंगी बाबा। भोले बाबा इनमें से कौन है, आप तो समझ गए होंगे। और इस हादसे से दूर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 9 महीने के लिए बजट पेश किया गया। बजट में कोई नया कर तो नहीं था, मगर कोई नई दिशा भी नहीं दिखी। बहुत सारी सामान्य बातों और दोहराव के अलावा विभागों को बजट राशि के आवंटन के बीच बेरोजगार युवकों को 1000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी की रोशनी नजर आई। यही इस बजट की खास बात रही। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट बैग से क्या क्या निकाला और उसमें कितनी नौकरियां निकली, देखिए ये रिपोर्ट। मोहन सरकार के बड़े इरादे, युवाओं से नौकरी के वादे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। 1 घंटे 45 मिनट के इस बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अपने पूर्ण बजट में मोहन सरकार ने महिला, गरीब, युवा, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस रखा है। मध्य प्रदेश की सरकार में आज बजट पेश हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ये पेश होना, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस बजट की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरा, किसी विभाग की कोई भी मांग को कम नहीं किया गया, बल्कि हर विभाग की मांग को बढ़ाया गया, क्योंकि बजट की थीम है विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत। मोहन सरकार ने युवा वर्ग को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में 62,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्ती निकलने वाली है, जिसमें 46,000 पद स्वास्थ्य विभाग में निकाले जाएंगे। 11,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। वहीं 7,500 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। पिछले साल की तुलना में 16% नौकरियां बढ़ाई गई हैं। यानी मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। प्रदेश में एक बार बेरोजगारी के आंकड़े पर भी नजर डालते हैं। साल 2024 में बेरोजगारों का आंकड़ा 25,82,759 है। वहीं साल 2023 में यह आंकड़ा 35,73,694 था और 2022 में यह आंकड़ा 27,82,000 के करीब था। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी भोपाल जिले में है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और सबसे कम पांडुर्ना जिले में 9 लोग बेरोजगार हैं।
आज युवाओं के लिए बम्पर नौकरी का वादा करने वाली मोहन सरकार के बजट को कांग्रेस जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। मैं आपसे कहना अनुरोध है, आज हमारे सचिन यादव जी ने कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया, सदन को गुमराह किया, झूठी बात करी विश्वास सारंग ने। हमने प्रमाण के साथ आज दिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कांग्रेस के समय में नियुक्ति हुई, कांग्रेस के समय रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, जबकि हमने स्पष्ट रूप से नियुक्ति का आदेश बताया कि 22/9/2021 को आपकी सरकार थी, आपने नियुक्ति करी, विश्वास सारंग ने नियुक्ति करी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो बजट भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को रोजगार दो जैसे तमाम नारे लगाए और बजट का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र और उसका तीसरा दिन हंगामा खेज रहा और उससे भी महत्वपूर्ण रहा 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव जो सदन में जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री ने पेश किया। सरकार का खासा फोकस है इस बात पर कि विकास होना चाहिए, महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहना चाहिए, वो सब कुछ इसमें प्रावधान किया गया है। सरकार आश्वस्त है, विपक्ष हमेशा की तरह हमलावर है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। वैसे तो उम्मीद थी कि मोहन यादव सरकार के इस बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट में थोड़ी छूट मिलती तो भारी भरकम महंगाई से आम जनता को राहत मिलती, मगर ऐसा नहीं हुआ। राहत बस यही रही कि कोई बड़ी छूट नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई नया कर भी तो नहीं लगा। आम जनता के इस बजट को लेकर भी कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मध्य प्रदेश के बाद अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां बड़े शहरों में चल रहे महादेव सट्टा पर पुलिस ने फिर बड़ी कार्रवाई कर 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। सट्टे के ठिकाने से पुलिस ने नोट गिनने की 3 मशीनें भी बरामद की हैं। महादेव ऐप के जरिए चल रहे सट्टे का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। देखिए सट्टेबाजों पर कैसे नकेल कसी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुर्ग पुलिस की ACCU की टीम ने हैदराबाद में महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया। कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिसकी जड़ों को खंगालने में लगी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि नीरू भाई मुंबई से देश के अलग अलग ठिकानों में खुले अपने दफ्तर संचालित करता है। इससे कमाई हुई हवाला की रकम को दूसरे शहरों में खपा देता है। उस प्रॉफिट को ये लोग कैश में रायपुर में किसी थर्ड पर्सन को अलग अलग टाइम में कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख ऐसा करके करीब 1-1.5 महीने के बीच में इन लोगों ने करीब 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। नोट्स होते हैं 1 रुपये, 2 रुपये के, उसके माध्यम से ट्रांसफर होता था। जब वहाँ से वो नंबर भेजते थे 1 रुपये के नोट का इनको फोटो में, ये फोटो अपने मोबाइल से लेके जाते थे। वहाँ पे उनका पैसा रिसीवर जो रहता था, रिसीव करने वाला, वो 1 रुपये की नोट का जो आधी क्रमांक होता था वो बताता था और आधे क्रमांक ये बताते थे, तो उसके आधार पे पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। जानकारी के अनुसार एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग की टीम को छापेमारी के दौरान 80 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा नोट गिनने की 3 मशीन भी जब्त की गई है। बता दें कि दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के बड़े पैनल का भांडाफोड़ किया था। इन आरोपियों से पुलिस को सूचना मिली कि करोड़ों रुपए मुंबई में बैठे हवाला कारोबारी नीरू भाई के जरिए रायपुर और भिलाई भेजे जाते थे। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि नीरू भाई अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। छत्तीसगढ़ पुलिस की तमाम सख्ती के बाद भी सट्टा पर नकेल कसना कठिन हो रहा है। हर कुछ दिनों में सट्टा माफिया पर कार्रवाई तो हो रही है, मगर सट्टा माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये जड़ से खत्म करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा लगातार कम होती जा रही है और हिंसा करने वालों पर 11,000 से ज़्यादा FIR भी दर्ज की गई हैं। विवादित नीट परीक्षा पर भी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी आज राज्यसभा में खूब बोले, देखिए हमारी रिपोर्ट। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से 2 विषयों पर चर्चा करने की मांग कर रहा था, एक मणिपुर तो दूसरा पेपर लीक। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने भाषण में कई विषय शामिल किए, लेकिन मणिपुर पर टिप्पणी नहीं करने से विपक्ष को मुद्दा मिल गया, जिसके चलते विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था
लेकिन आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर जवाब दिया और विपक्ष को चेतावनी भी दी। मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं कि ये हरकतें बंद करें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी युवाओं को संदेश दिया। एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन इस बीच जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना चाहा, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। फिर क्या था, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इसे लेकर जगदीप धनखड़ ने विपक्षी नेताओं पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। इधर विपक्षी दल ने वॉकआउट करने की भी वजह बताई। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए, और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई। पीएम के आक्रामक तेवर, विपक्षी दल के विरोधी सुर और वॉकआउट के साथ ही संसद का पहला सत्र हंगामे के साथ खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बार नई संसद का पहला ये सत्र पिछले सत्रों से बहुत कुछ बदला दिखा। इस सत्र में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच हुई तनातनी। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी का जोरदार भाषण और उस पर विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच दिए गए मोदी के जवाब के लिए ये सत्र याद किया जाएगा। और अब वक्त है चलते चलते का, जिसमें मौका है आपको कुछ रोचक दिखाने का। विधानसभा उपचुनाव से पहले अमरवाड़ा में नेताओं की चहलकदमी तेज हो गई है। कांग्रेस के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में एक किला अमरवाड़ा भी है, और ऐसे में यहाँ जब चुनाव हो रहा है तो वोटों की खेती शुरू हो चुकी है। वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज अमरवाड़ा में अपना दिन खेतों में बिताया। जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा में वो सब कुछ कर रहे हैं जो आदिवासियों को लुभा रहा है। बखर चला रहे हैं और बीज दे रहे हैं। वो परंपरागत लोकगीत पर भी झूमते नजर आ रहे हैं।
हालांकि इससे पहले बीजेपी के नए सांसद विवेक बंटी साहू भी आदिवासियों के रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्हें खेतों में कभी गाय चराते तो कभी बीज बोते देखा गया और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरवाड़ा में उपचुनाव की तारीख नज़दीक है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने अपने ढंग से वोटों को करीब आने की, उनको लुभाने की जुगत में हैं। तो चलिए आज द एडिटर शो में फिलहाल इतना ही।